आज हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है वो कक्षा 12वीं भौतिकी विज्ञान के एनसीईआरटी आधारित शॉर्ट नोट्स हैं। इसका शीर्षक है अध्याय 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व। जी। अगर हम नोट्स के पहले पन्ने यानी स्लाइड 1 को देखें तो शुरुआत में ही इस विषय की गहराई का अंदाजा हो जाता है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक चुंबकीय सुई जिसके चारों ओर वृत्ताकार चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनी हुई हैं। इसी पन्ने पर क्विक रिवीजन एंड एग्जाम प्रेप के साथ एक व्हाट्सएप नंबर 77 39 54 19 21 और एजुकेशन हब 34 भी लिखा हुआ है। बिल्कुल, ये पूरा अध्याय इसी बात पर टिका है कि कैसे विद्युत और चुंबकत्व आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। इस ऐतिहासिक जुड़ाव की खोज कैसे हुई, ये नोट्स की दूसरी स्लाइड में दिए गए एक प्रयोग से स्पष्ट होता है। इसमें लिखा है ओर्स्टेड का प्रयोग 1820। 1820। हाँ, नोट्स में आगे शब्दशः लिखा है विद्युत और चुंबकत्व में अटूट संबंध है। जब किसी सीधे तार में धारा प्रवाहित होती है तो पास रखी चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। चुंबकीय सुई तार के अभिलंबवत तल में वृत्ताकार रूप में संरेखित होती है। अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। मतलब बात बहुत सीधी सी है। इसे आसान भाषा में समझें तो बिजली और चुंबक कोई दो अलग अलग चीजें नहीं हैं। अगर तार में करंट बह रहा है तो वो अपने आसपास चुंबक बन जाता है। एकदम सही। और इसी बात को स्पष्ट करने के लिए यहाँ चित्र में दिखाया गया है ओर्स्टेड का एक चित्र और एक सर्किट का डायग्राम जिसमें आय से दर्शाए गए तार के पास रखी कंपास की सुई वृत्ताकार चुंबकीय क्षेत्र के कारण अपनी जगह से घूमती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात, गतिमान आवेश ही चुंबकत्व पैदा करते हैं। अब स्लाइड 3 पर चलते हैं। यहाँ सवाल यह है कि यह चुंबकीय क्षेत्र बल कैसे लगाता है। मैं इसे पढ़ती हूँ, चुंबकीय बल और लोरेंज बल। जी, जब कोई आवेश Q चुंबकीय क्षेत्र B में V वेग से गति करता है तो उस पर लगने वाला बल F बराबर QV क्रॉस B और F बराबर QVB साइन थीटा। शून्य बल, यदि V बराबर 0 आवेश स्थिर है या थीटा बराबर 0 डिग्री या 180 डिग्री समानांतर गति। अधिकतम बल, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री लंबवत गति। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला है। रुकिए एक सेकंड, यहां थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। नोट्स कह रहे हैं कि यदि आवेश स्थिर है यानी V 0 है तो बल 0 होगा, लेकिन लोहे का एक रुका हुआ टुकड़ा तो चुंबक की तरफ जोर से खींच जाता है ना। फिर एक रुके हुए आवेश पर चुंबक असर क्यों नहीं डालता? ये बहुत ही शानदार सवाल है। इसे आसान भाषा में ऐसे समझा जा सकता है कि लोहे के टुकड़े के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वे लगातार घूम रहे हैं, मतलब वे गतिमान आवेश है। उनका सामूहिक प्रभाव लोहे को चुंबकीय बनाता है। लेकिन अगर एक अकेला आवेश पूरी तरह से रुका हुआ है तो उस पर चुंबकीय क्षेत्र कोई बल नहीं लगाएगा। अच्छा, मतलब चुंबक सिर्फ चलते हुए आवेश से बात करता है? बिल्कुल, जब कोई आवेश चलता है तभी उस पे चुंबकीय बल लगता है। और अगर आवेश चुंबक की ही दिशा में बिल्कुल सीधा चल रहा है यानी समानांतर है, तब भी कोई बल नहीं लगेगा। सबसे ज्यादा धक्का तब लगता है जब वो 90 डिग्री के कोण पर टकराता है। समझ गया। और इसे और अच्छे से समझने के लिए यहाँ चित्र में दिखाया गया है लॉरेंस का चित्र और एक 3D ग्राफ। इस X, Y और Z अक्ष वाले ग्राफ में एक आवेश Q, उसका वेग V, चुंबकीय क्षेत्र B और लगने वाला बल F बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। हाँ, तो बल में दिशा का बड़ा खेल है। लेकिन ये दिशा तय कैसे होती है, ये स्लाइड 4 पर दिया है। जी, नोट्स में नियम दिए गए हैं, मैं पढ़ता हूं। दिशा ज्ञात करने के नियम। विजुअल नोटेशन बॉक्स, डॉट बराबर कागज के तल से बाहर, क्रॉस बराबर कागज के तल के भीतर। डॉट और क्रॉस। हाँ, आगे लिखा है राइट हैंड स्क्रू रूल। V से B की ओर पेंच घुमाने पर पेंच के आगे बढ़ने की दिशा बल F की दिशा होगी। राइट हैंड थंब रूल, दाहिने हाथ का अंगूठा नियम। यदि अंगूठा धारा I की दिशा में हो तो मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा बताएंगी। ये विजुअल नोटेशन बहुत काम का है। इसे ऐसे समझें कि कागज पर 3D दिशाएं कैसे दिखाते हैं। जैसे कोई तीर हमारी तरफ आ रहा हो तो हमें सिर्फ उसकी नोक यानी एक डॉट दिखेगा, और अगर तीर हमसे दूर जा रहा हो तो उसके पीछे का क्रॉस दिखेगा। बिल्कुल सही।
और जहां तक नियमों की बात है, यहां चित्र में दिखाया गया है एक पेंच घुमाने का तरीका, जहां V से B की तरफ पेंच घुमाने पर बल F की दिशा ऊपर की ओर निकल रही है। साथ ही एक हाथ का चित्र है जहां दाहिने हाथ का अंगूठा ऊपर करंट की दिशा में है और मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र का गोल घेरा बता रही हैं। तो हमने ये समझ लिया कि एक छोटे से आवेश पर बल लगता है, लेकिन अगर मैं पूछूं कि पूरे तार पर क्या होगा जिसमें बहुत सारे आवेश चल रहे हों? यही स्लाइड 5 का विषय है। मैं नोट्स पढ़ता हूं। धारावाही चालक पर चुंबकीय बल। जब किसी धारावाही छड़ को बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर बल लगता है। F बराबर IL क्रॉस B, F बराबर ILB साइन थीटा। यहाँ L चालक की लंबाई है। उदाहरण, यदि तार चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर है तो बल 0 होगा। इसका सीधा मतलब है कि पूरे तार पर बल कैसे निकालते हैं ये बताया गया है। आसान भाषा में पूरा का पूरा तार ही चुंबकीय क्षेत्र में धक्का महसूस करेगा, और ये धक्का 3 बातों पर निर्भर है: करंट कितना है, तार कितना लंबा है और बाहरी चुंबक कितना ताकतवर है। हाँ, और अगर तार को चुंबक की दिशा में ही समानांतर लिटा दें तो फिर से कोई बल नहीं लगेगा। एकदम सही। इसी धक्के को स्पष्ट करने के लिए यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक L लंबाई की छड़ जो एक बाहरी चुंबकीय क्षेत्र B में रखी हुई है और उस पर एक लंबवत बल F लग रहा है। ये तो पूरे तार की बात हुई। अब स्लाइड 6 पे आते हैं। अगर कोई आजाद कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में घुस जाए तो उसके रास्ते का क्या होता है? नोट्स में लिखा है, चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार गति। कंडीशन, जब वेग V चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत हो। चुंबकीय बल अभिकेंद्र बल की तरह कार्य करता है। mv² बराबर QVB, रेडियस R बराबर mv/QB। मतलब जब आवेश 90 डिग्री पर घुसता है तो वो गोल गोल क्यों घूमने लगता है, इसे समझाया गया है। चुंबकीय बल उसे लगातार किनारे की तरफ धकेलता है। जैसे एक पत्थर को धागे से बांधकर गोल गोल घुमाते हैं ना, वैसे ही ये अभिकेंद्र बल उसे सीधा नहीं चलने देता। हाँ बिल्कुल, यहाँ चित्र में दिखाया गया है बहुत सारे X यानी क्रॉस के निशान जो कागज के अंदर जाते चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाते हैं, और एक कण जो वेग V से वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है जिसका बल F केंद्र की ओर है। स्लाइड 7 पर है। नोट्स में है आवृत्ति और आवर्तकाल। महत्वपूर्ण तथ्य, आवर्तकाल और आवृत्ति कण की चाल और त्रिज्या पर निर्भर नहीं करते। आवर्तकाल T बराबर 2πm/QB। आवृत्ति साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी Vc बराबर QB/2πm। इसका उपयोग साइक्लोट्रॉन में कणों को त्वरित करने के लिए किया जाता है। 1 मिनट रुकिए। आवर्तकाल चाल पर निर्भर नहीं करता। इसका मतलब है कि कण चाहे धीमे चले या बहुत तेज, उसे एक चक्कर पूरा करने में बराबर समय लगेगा। ये कैसे हो सकता है? यही तो विज्ञान का जादू है। इस बात पर जोर देना जरूरी है कि कण चाहे तेज चले या धीमे, उसे एक चक्कर लगाने में समान समय लगेगा। अगर कण तेज चलता है तो वो एक बड़े गोले में घूमता है, अगर धीमे चलता है तो छोटे गोले में। अच्छा, मतलब दूरी बढ़ जाती है। हाँ, तेज वाले को ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है, इसलिए समय दोनों को बराबर ही लगता है। इसी सिद्धांत पर साइक्लोट्रॉन मशीन काम करती है। इसे दर्शाने के लिए यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक वृत्ताकार लूप और एक घड़ी का आइकन जो समय यानी आवर्तकाल को दर्शाता है। लेकिन जरूरी तो नहीं कि कण हमेशा 90 डिग्री पे ही अंदर घुसे, है ना? अगर वो तिरछा है तो क्या होगा? तब उसकी गति कुंडलिनी गति बन जाती है। स्लाइड 8 में यही है। जी, मैं पढ़ता हूं। कुंडलिनी गति या हल्कल मोशन। कंडीशन, जब वेग V चुंबकीय क्षेत्र B से कोई कोण थीटा बनाता है। V परपेंडिकुलर लंबवत घटक वृत्ताकार गति कराता है। V पैरेलल समानांतर घटक कण को आगे बढ़ाता है। ठीक है। चूड़ी अंतराल या पिच, एक चक्कर में तय की गई क्षैतिज दूरी P बराबर V पैरेलल गुणा T बराबर 2πmv cos θ/QB। इसे आसान शब्दों में समझाएं तो जब कण तिरछा घुसता है तो उसके वेग के 2 हिस्से हो जाते हैं। एक हिस्सा उसे गोल घुमाता है और दूसरा उसे आगे खींचता है। दोनों मिलकर एक स्प्रिंग जैसी आकृति बनाते हैं। हाँ, यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक 3D ग्राफ जिसमें स्प्रिंग जैसी यानी हेलिकल गति हो रही है और 2 चक्रों के बीच की क्षैतिज दूरी जिसे पिच P कहते हैं वो दिखाई गई है। हमने ये तो समझ लिया कि बल कैसे लगता है,
लेकिन ये चुंबकीय क्षेत्र बनता कितना है, इसे कैसे नापेंगे? बिल्कुल, और इसका जवाब स्लाइड 9 में है बायो-सावर्ट नियम के रूप में। जी। नोट्स में है बायो-सावर्ट नियम किसी धारा अवयव IDL के कारण R दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र dB, सदिश रूप dB बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई IDL क्रॉस R बटे R क्यूब, अदिश रूप dB बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई IDL साइन थीटा बटे R स्क्वायर। म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता बराबर 4 पाई गुणा 10 की घात -7 टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर। इस नियम को सरल भाषा में समझाएं तो यह नियम छोटे से तार के टुकड़े के कारण क्षेत्र निकालने के काम आता है। फॉर्मूले में R नीचे की तरफ है, मतलब तार से जितनी दूरी बढ़ेगी चुंबकीय क्षेत्र उतनी ही तेजी से कम होगा। जी, यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक टेढ़ा मेढ़ा तार जिसमें धारा I बह रही है। एक छोटा सा टुकड़ा DL है और उससे R दूरी पर एक बिंदु P है। अब स्लाइड 10 पर आते हैं, जहां इसकी तुलना पुराने नियमों से की गई है। नोट्स कहते हैं तुलना कुलाम नियम वर्सेस बायो-सावर्ट नियम। समानताएं: 1, दोनों लंबी दूरी तक कार्य करते हैं। 2, दोनों व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। 3, दोनों में अध्यारोपण का सिद्धांत लागू होता है। अंतर: 1, स्रोत स्थिर विद्युत क्षेत्र का स्रोत अदिश Q है, चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत सदिश IDL है। 2, दिशा dB की दिशा DL और R दोनों के लंबवत होती है। यानी दोनों नियमों की तुलना करें तो एक स्थिर आवेश के लिए है जो अदिश है, दूसरा बहती धारा के लिए है जो सदिश है, और चुंबकीय क्षेत्र हमेशा करंट की दिशा के लंबवत बनता है। एकदम सही। यहाँ चित्र में दिखाया गया है बिंदु आवेश Q से बाहर निकलती रेखाएं और धारा अवयव IDL के चारों ओर वृत्ताकार चुंबकीय क्षेत्र। अब अगर इसी तार को गोल मोड़ दें तो क्या होगा? स्लाइड 11 में है वृत्ताकार पाश के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। त्रिज्या R और धारा I वाले लूप के केंद्र से x दूरी पर B बराबर म्यू नॉट IR स्क्वायर बटे 2 ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की घात 3/2। ठीक है। विशेष स्थिति: केंद्र पर x बराबर 0, B बराबर म्यू नॉट I बटे 2R। n फेरों के लिए B बराबर म्यू नॉट NI बटे 2R। इस फॉर्मूले को सरल शब्दों में बताएं तो लूप के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र सबसे मजबूत होता है और उससे दूर जाने पर क्षेत्र कम होता जाता है। जी, यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक गोल लूप जिसकी त्रिज्या R है, जिसमें धारा I है और उसके अक्ष पर x दूरी पर एक बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र के घटक दिखाए गए हैं। बायो-सावर्ट नियम सटीक तो है, लेकिन अगर तार का आकार बहुत जटिल हो जाए तो क्या होगा? यहीं पर विज्ञान ने एक शॉर्टकट निकाला जो स्लाइड 12 पर है। वो शॉर्टकट क्या है? एम्पियर का परिपथीय नियम। नोट्स में लिखा है किसी बंद वक्र के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस वक्र द्वारा घिरी हुई कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। क्लोज्ड इंटीग्रल B.dl बराबर म्यू नॉट I। नोट: ये नियम उन स्थितियों में उपयोगी है जहां सममिति होती है। अच्छा, ये नियम बायो-सावर्ट का शॉर्टकट है जो सममित आकृतियों में आसानी से क्षेत्र निकालने में मदद करता है। बस एक काल्पनिक बंद घेरा बनाइए और कुल करंट देख लीजिए। हाँ, यहाँ चित्र में दिखाया गया है एम्पियर का चित्र और एक टेढ़ा मेढ़ा बंद वक्र जिसके आर पार धारावाही तार जा रहे हैं। इस शॉर्टकट का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल एक सीधे तार के लिए होता है जो स्लाइड 13 पर है। सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र अनंत लंबाई के तार से R दूरी पर B बराबर म्यू नॉट I बटे 2 पाई R। राइट हैंड रूल: तार को दाहिने हाथ से पकड़ें, अंगूठा धारा की दिशा में, तो मुड़ी उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देंगी। ये फॉर्मूला आसान भाषा में समझाता है कि सीधे तार से दूरी R बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र कम होता जाता है। बिल्कुल। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक सीधा तार और इसके चारों ओर वृत्ताकार क्षेत्र रेखाएं, साथ ही एक ग्राफ जो दिखाता है कि दूरी R बढ़ने पर B कम होता है, यानी B समानुपाती है 1/R के। अब स्लाइड 14 एक सीधे तार से चुंबक बन गया, लेकिन अगर हमें बहुत ही शक्तिशाली चुंबक बनाना हो तो नोट्स में है परिनालिका या सोलेनॉइड, पास पास लिपटे हुए तांबे के तार की बेलनाकार कुंडली। जी।
भीतर चुंबकीय क्षेत्र एक समान और अक्ष के समानांतर होता है। बाहर क्षेत्र लगभग शून्य होता है। B बराबर म्यू नॉट एन आई, जहां n एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है। मतलब तार को एक स्प्रिंग की तरह लपेट दीजिए। ऐसा करने से तार के अंदर एक मजबूत और एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनता है, जबकि बाहर शून्य होता है। हाँ, यहाँ चित्र में दिखाया गया है तार की एक बेलनाकार कुंडली परिनालिका, जिसके अंदर सीधी और समानांतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। चलिए दिशा बदलते हैं। जब दो तार जिनमें करंट हों एक दूसरे के पास रखे हों तो वे एक दूसरे पर कैसा प्रभाव डालते हैं, ये स्लाइड 15 में है। दो समानांतर तारों के बीच बल। इंपॉर्टेंट रूल, समान दिशा में धारा तो आकर्षण, विपरीत दिशा में धारा तो प्रतिकर्षण। फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट लेंथ, F बराबर म्यू नॉट I1 I2 बटे 2 पाई डी। डेफिनेशन ऑफ एम्पियर, यदि दो तारों में समान धारा हो और वे 1 मीटर की दूरी पर 2 गुना 10⁻⁷ न्यूटन का बल लगाएं तो धारा 1 एम्पियर है। ये थोड़ा अजीब लगता है ना? आम जिंदगी में एक जैसे लोग दूर भागते हैं, लेकिन यहाँ अगर करंट एक ही दिशा में है तो तार पास आ जाते हैं। हाँ बिल्कुल, जब दोनों में समान दिशा में बहने वाली धारा होती है तो वे तार एक दूसरे को खींचते हैं, और इसी धक्के को नापकर विज्ञान ने 1 एम्पियर की मानक परिभाषा तय की है। इस बात पर जोर देना जरूरी है। सही कहा। यहाँ चित्र में दिखाया गया है दो समानांतर तार A और B, दोनों में समान दिशा में धारा होने के कारण वे एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। अब तारों से हटकर वापस लूप पर आते हैं। स्लाइड 16 में नोट्स में लिखा है धारावाही लूप पर बल आघूर्ण या टॉर्क। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे लूप पर कुल बल शून्य होता है, लेकिन बल आघूर्ण लगता है। ताऊ बराबर NIA/B sin थीटा, ताऊ बराबर M क्रॉस B। कुल बल शून्य है, फिर भी टॉर्क लग रहा है। एक आसान उदाहरण से समझें तो जब लूप को चुंबक में रखते हैं तो वो अपनी जगह से खिसकता नहीं है, बल्कि अपनी ही धुरी पर घूमने लगता है। एकदम सही। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक आयताकार लूप चुंबकीय क्षेत्र B में रखा है और बल अलग अलग दिशाओं में लगकर उसे घुमा रहे हैं, टॉर्क बना रहे हैं। और यही घूमता हुआ लूप एक छोटे चुंबक की तरह काम करता है। स्लाइड 17, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। डेफिनेशन, धारावाही लूप एक चुंबकीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार करता है। M बराबर NIA। एनालॉजी, विद्युत द्विध्रुव P, चुंबकीय द्विध्रुव M। मतलब लूप को एक छोटे चुंबक के रूप में काम करते हुए समझाया गया है, जिसमें अपना एक नॉर्थ और साउथ पोल होता है। जी, यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक वृत्ताकार लूप जिसमें धारा I बह रही है और एक तीर M द्विध्रुव आघूर्ण ऊपर की ओर इशारा कर रहा है। इसी टॉर्क का फायदा उठाकर एक उपकरण बनाया जाता है स्लाइड 18 पर। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर। सिद्धांत, प्रिंसिपल, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर बल आघूर्ण लगता है। त्रिज्य क्षेत्र के लिए अवतल ध्रुव व नर्म लोहे की क्रोड का उपयोग किया जाता है। लाभ, पैमाना रैखिक बनता है। इसका मतलब है कि लूप पर लगने वाले इसी घूमने के बल का उपयोग करके हम छोटे से छोटे करंट को नापने वाली मशीन बनाते हैं। हाँ, यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक गैल्वेनोमीटर का डायग्राम, जिसमें N और S अवतल ध्रुव है, बीच में लोहे का क्रोड है, कुंडली और रीडिंग बताने वाला कांटा है। पर गैल्वेनोमीटर को सीधे इस्तेमाल करने की जगह उसे बदलना पड़ता है, जो स्लाइड 19 में है। सुग्राहिता और रूपांतरण। धारा सुग्राहिता φ/I बराबर NAB/K। वोल्टता सुग्राहिता φ/V बराबर NAB/KR। ठीक है, के समानांतर शंट लगा है और वोल्टमीटर का सर्किट जहां श्रेणी में प्रतिरोध लगा है। अब हम स्लाइड 20 पर आ गए हैं, जो बहुत अहम है। महत्वपूर्ण सूत्र मैं पढ़ती हूँ। लॉरेंस फोर्स F बराबर QV क्रॉस B, साइक्लोट्रॉन रेडियस R बराबर MV/QB, बायोसेवर्ट DB बराबर म्यू नॉट I DL sin थीटा बटे 4 पाई R²। जी। स्ट्रेट वायर B बराबर म्यू नॉट I बटे 2 पाई R। सोलेनॉइड B बराबर म्यू नॉट NI। फोर्स बिटवीन वायर्स F बराबर म्यू नॉट I1 I2 बटे 2 पाई D। टॉर्क ताऊ बराबर M क्रॉस B। गैल्वेनोमीटर φ बराबर NAB/K गुणा I। इस पेज पर कोई चित्र नहीं है। जी, और संक्षेप में समझाऊं तो ये सभी फॉर्मूले पूरे अध्याय का सार हैं, जिन्हें परीक्षा के लिए
याद रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। एकदम सही। अब हम अंतिम स्लाइड 21 पर हैं। निष्कर्ष: गतिमान आवेश चुंबकत्व का मूल कारण है। एम्पियर और फैराडे ने नींव रखी। विद्युत और चुंबकत्व एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यहाँ चित्र में दिखाया गया है चुंबकीय क्षेत्र की गोल रेखाएं और एक साधारण मोटर या जनरेटर का डायग्राम, जो दिखाता है कि कैसे विद्युत और चुंबकत्व मिलकर मोटर चलाते हैं। बिल्कुल, हमने पीडीएफ के सभी 21 पेज क्रम से पूरे कर लिए हैं। दोस्तों, हमारे पास एनसीईआरटी, एनसीईआरटी की साइंस की नोट्स क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक पूरी तरह उपलब्ध है। आप इन सभी पीडीएफ नोट्स का प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं और ये सभी सामग्री बहुत ही कम कीमत में प्रदान की जा रही है। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि लगभग सभी प्रतियोगी और स्कूल स्तर की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न एनसीईआरटी से ही आते हैं, इसलिए यह सामग्री आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। अगर आप ये एनसीईआरटी साइंस पीडीएफ लेना चाहते हैं तो अभी हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। व्हाट्सएप नंबर 7739541921। आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए हम हमेशा आपके साथ हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे जरूर सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य दें।